नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल निवेश ज्ञान में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एडवाइज़र क्यों ज़रूरी है। इसके पहले मैंने इसका पार्ट 1 बनाया था जो कि आपको सजेशन से मिल जाएगा। पार्ट 1 में मैंने समझाया था कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या तो फिर कोई और भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एडवाइज़र की ज़रूरत क्यों है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने बिना एडवाइज़र की हेल्प के इन्वेस्टमेंट किया है तो क्या होता है या तो फिर क्या हो सकता है। इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियरली बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में या तो फिर किसी और प्रकार के इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी नहीं है। जो म्यूचुअल फंड या तो फिर अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट के एक्सपर्ट है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। सबसे पहले मैं एक एमफी या सेबी का एक डेटा शेयर करना चाहता हूँ। जो भी ऑनलाइन एसआईपी शुरू की गई है बिना एडवाइज़र की हेल्प के, उसमें से 60 to 70% एसआईपी 2 साल के अंदर ही बंद हो जाती है। ये सेबी का डेटा है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो कि सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे भारत देश में क्या होता है कि सभी परिवार के मुखिया ने, हस्बैंड ने, फादर ने अपने परिवार के लिए इन्वेस्टमेंट किया होता है। वो चाहे वो एफडी में हो, म्यूचुअल फंड में हो, इक्विटी में हो, एलआईसी है, यूलिप है, केवीपी है, ऐसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट होता ही है ऑलमोस्ट सबका। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है कि उसने अपने परिवार को ये सब बताया नहीं होता है, या तो फिर अगर बताया भी होता है तो परिवार इतना समझदार नहीं होता या तो फिर इतना एक्सपर्ट नहीं होता है कि वो ये सारी जानकारी को समझ पाए। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि हर घर में फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो सकता है। इसमें होता यह है कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे सब पता है, मैं सब जानकारी रखता हूँ और मैंने सारी जानकारी डॉक्यूमेंट करके रखी है, सारी एलआईसी की पॉलिसीज़, सारे कागजात मैंने अच्छे से एक फ़ाइल में कवर करके रखे हुए, जिसके ऊपर नाम अच्छे से रखा हो, मैंने फैमिली को ये सब बता दिया है। जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के यूज़र नेम पासवर्ड है, एप्लीकेशन के यूज़र नेम पासवर्ड है, या तो फिर एक्सेल में अगर आपने डेटा स्टोर करके रखा है तो उसके यूज़र नेम पासवर्ड, सब कुछ आपने अपने फैमिली के साथ शेयर किया हुआ हो सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपकी फैमिली इतनी कॉम्पिटेंट है कि वो सारी चीज़ों को समझ पाए, या तो फिर क्या आपको ऐसा लगता है कि जब आप नहीं होंगे तो आपकी फैमिली ये जो आपने जो डेटा स्टोर किया हुआ है वो सारे डेटा से अपना काम निकाल सकते हैं। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग अलग जगह पे जाकर रिडीम कर सकते हैं, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट का अपना एक रिडीम करने का तरीका होता है, उसे विड्रॉ करने का अपना एक अलग ही तरीका होता है। कुछ ऑनलाइन रिडीम हो सकता है, कुछ ऑफिस में जाना पड़ता है, या तो फिर कुछ में वक्त लग सकता है। ये सारी जानकारी क्या आपने अपने परिवार को दी है? क्या आपका परिवार ये सारी चीज़ें जानता है? आप एक बार इत्मीनान से सोचिए, अपने दिल पर हाथ रख के एक बार सोचिए कि क्या आप जब नहीं होंगे तब आपका परिवार, आपके बच्चे अगर छोटे हैं, बड़े हैं, आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, आपके पेरेंट्स, क्या ये सारी चीज़ मैनेज कर पाएंगे? क्या आप ऐसा चाहते हैं आप जब नहीं होंगे तब आपके पास सारी चीज़ें होंगी, आपके पास सारा पैसा, बैलेंस, इन्वेस्टमेंट सब कुछ होगा, लेकिन जानकारी के अभाव में आपकी फैमिली दर दर की ठोकरें खाती फिरे? अगर आपका जवाब ना है तो आपके पास एक एडवाइज़र होना चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट के लिए और एक इंश्योरेंस के लिए। ये दोनों एक भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पास एक एडवाइज़र होना चाहिए जिसके पास आपके सारे इन्वेस्टमेंट की सारी पॉलिसीज़ की जानकारी हो, और जब आप नहीं हो तो वो जो एडवाइज़र है आपके परिवार की हर तरह से हेल्प कर सके। ऐसा एक एडवाइज़र आपका होना चाहिए। अभी तो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट कर लिया, लेकिन आपके परिवार को पता भी है कि आपने ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, आप ऐसी एप्लीकेशन के ज़रिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ से रिडीम होगा, कैसे क्या होगा, वो कब रिडीम करना चाहिए, अगर लॉक इन पीरियड वाला इन्वेस्टमेंट है तो वो आपको कब मिल सकता है, ये सारी जानकारी आपके परिवार को होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपके पास एडवाइज़र होना चाहिए जो आपको, आपके परिवार को जब आपकी गैर मौजूदगी में आपको पूरी तरह से हेल्प कर सके। आपको बस करना इतना है कि वो जो एडवाइज़र है उसकी डिटेल्स आपके परिवार को देनी है और इतना बता देना है कि अगर जब आप नहीं हैं या तो आपको कोई भी ज़रूरत है तो उसी एडवाइज़र को कांटेक्ट करके
आपको जो भी ज़रूरत है, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी कर सकते हैं। अगर आपने अपने परिवार के लिए ऐसा कोई फुल प्रूफ सिस्टम या फुल प्रूफ प्लान नहीं बनाया है तो याद रखिए आपके परिवार को आपके बाद बहुत दिक्कतें आ सकती है, शायद ठोकरें भी खानी पड़े, क्योंकि सभी लोगों की मदद करने की अपनी एक लिमिटेशन होती है। वो परिवार है, रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, जो भी है, सबकी अपनी अपनी एक लिमिट होती है। वहीं तक वो आपको हेल्प कर सकता है, वो आपके परिवार की मदद कर सकता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा क्लोज है तो आपकी ज़्यादा हेल्प कर सकता है, लेकिन जब किसी के पास आपके इन्वेस्टमेंट का डेटा नहीं है या तो फिर उसी के पास भी ज़्यादा कॉम्पिटेंसी नहीं है, वो भी ज़्यादा जानकार नहीं है, तो वो भी आपको ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा, वो भी आपके परिवार की जितनी ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर आपने जो पैसे बचाया है, जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो अगर आपकी ज़रूरत के टाइम पे वो आपको फैमिली को अगर काम में नहीं आएगा तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये था आपके फैमिली के बारे में। अब आगे बात करते हैं कि नॉर्मली सब लोग ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से गूगल पे सर्च करते हैं कि कौन सा बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाके सीधे रजिस्ट्रेशन करके वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करते हैं वो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट होता है या रेगुलर प्लान में? अगर वो लोग बोल भी रहे हैं कि डायरेक्ट है, रेगुलर है, तो उसकी गारंटी क्या है? क्या अगर वो डायरेक्ट प्लान बता भी रहे तो क्या वो सच में डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं? क्या आपको पता है कि वो डायरेक्ट प्लान ही है या तो रेगुलर प्लान नहीं है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एप्लीकेशन, कौन सी वेबसाइट डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करती है और रेगुलर प्लान में कौन सी इन्वेस्टमेंट करती है। क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि पेटीएम, इन्वेस्टिका, फंड्स इंडिया एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी साइट्स हैं। और अगर आप जो भी नेट बैंकिंग से आपके बैंक के अकाउंट से जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, सारे बैंक के जो नेट बैंकिंग के इन्वेस्टमेंट करते हो, ये सारा इन्वेस्टमेंट रेगुलर प्लान में ही होता है। आपको शायद ऐसा लगता है कि मैंने बिना एडवाइज़र की हेल्प के इन्वेस्टमेंट किया है तो वो डायरेक्ट प्लान में ही होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट प्लान ही हो सकता है कि वो रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन आपको जानकारी नहीं है तो आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए डायरेक्ट प्लान का वो आपको नहीं मिल पाएगा। और साथ में अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर भी रहे हो तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो एडवाइस मिलनी चाहिए वो भी शायद आपको नहीं मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पर तो आपके इन्वेस्टमेंट पर ब्रोकरेज यानी कि कमीशन तो उसको मिल ही रहा है, लेकिन बदले में आपको कोई भी एडवाइस नहीं मिल रही है। तो ये भी आपको बिल्कुल एक लॉस है। एक अच्छी स्कीम सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारे सिलेक्शन पैरामीटर्स होते हैं, जिससे एक स्कीम को फिल्टर करने के बाद एक अच्छी सी स्कीम अवेलेबल रहती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आपको ये जानकारी नहीं है या तो फिर आपको ये किसी ने नहीं बताया है, और अगर आपने कोई गलत स्कीम के अंदर, गलत स्कीम से मेरा मतलब ये है कि आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, आपके जो गोल है उसके हिसाब से अगर आपने इन्वेस्टमेंट की स्कीम अच्छी चूज़ नहीं की है तो आपके लिए वो बेनिफिशियरी नहीं, मतलब आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे इन्वेस्टर्स कोई भी स्कीम के पास परफॉर्मेंस के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि पिछले साल की टॉप 10 स्कीम में से इन्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि पिछले साल की जो टॉप 10 स्कीम होती है वो शायद अगले साल टॉप 10 में ना भी हो। ऐसा भी हो सकता है कि पिछले साल मार्केट बहुत तेज़ चल रहा हो और उसमें स्मॉल कैप या मिड कैप कैटेगरी की जो भी स्कीम है वो बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दिए हों, लेकिन कंसिस्टेंसी के हिसाब से, फ्लक्चुएशन के हिसाब से, करेक्शन के हिसाब से आपको स्कीम सिलेक्ट करनी पड़ेगी। और हो सकता है कि वो स्कीम अगर अगला साल जो है अगर मार्केट डाउन हो रहा है, मार्केट क्रैश हो रहा है, तो वो जो स्कीम है टॉप 10 में आपको ना भी दिखे, हो सकता है उसका रिटर्न बहुत नेगेटिव हो भी सकता है। तो मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए और जिसके बारे में आपको जानकारी भी होनी चाहिए। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट का पर्पस सॉल्व करना है, आपको गोल बेस्ड प्लानिंग करना है, तो आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए, और ये सारी जानकारी एक एडवाइज़र आपको बहुत अच्छे से दे सकता है। अगर आप ऑनलाइन भी उसको देखोगे तो शायद आपको समझ में ना भी आए, क्योंकि हो सकता है कि वो चीज़ समझने के लिए आपके पास ज़्यादा जानकारी भी ना हो। आप अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आपको सारी जानकारी समझ में नहीं भी आ सकती है। फिर बहुत बार ऐसा होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, लेकिन जब आपको कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तब आप क्या करते हैं जानते हैं?
व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने जाते हैं। और उस टाइम पे बिल्कुल आपके जैसे ही कंफ्यूज इन्वेस्टर्स आपको और भी कंफ्यूज करने का काम करता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा किस तरह से लोग एडवाइस मांगते हैं और किस तरह से उनको लोग एडवाइस देते भी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अलग अलग कमेंट्स के स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं। आपको मैं कुछ समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं अपनी सारी एसआईपी को कैंसिल करना चाहता हूँ और बीच बीच में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कोई नुकसान होगा? यहाँ पर किस म्यूचुअल फंड में लमसम करना अच्छा रहेगा? 15 साल के लिए स्कीम चाहिए। यहाँ पर एनी सजेशन फॉर वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर है भाई, ये भाई कुछ एडवाइस मांग रहे हैं। तो ये देखिए कमेंट में, भाई तू रोज़ एक एक स्कीम के क्यों एडवाइस मांग लेता है। यहाँ पर एक भाई ने अपना पूरा फोलियो शेयर कर दिया है और एडवाइस मांगी है, जबकि ये तो एनजे से इन्वेस्ट कर रहे हैं रेगुलर प्लान में, फिर भी यहाँ पर आके एडवाइस मांग रहे हैं। ये भाई एक और है जो एडवाइस मांग रहे हैं। ये डेट फंड क्या है ये जानना चाहते हैं। मॉडरेटली हाई रिस्क 7 से 10 साल के लिए कुछ फंड सजेस्ट करना चाहते, सजेशन मांग रहे हैं। इक्विटी से डेट में से इन्वेस्ट शिफ्ट करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों, मार्केट डाउन है इसलिए शायद। भाई कब तक रुके रहे, इस दौर में क्या होगा, ये सब मतलब लोग कितने टेंशन में हैं। अब ये पूछ रहे हैं हाउ निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ फंड कैसा है। ये भाई देखिए बकवास, उसके बदले में कुछ और सजेस्ट कर रहे हैं। यहाँ एसबीआई फोकस इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में लमसम इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा मार्केट कंडीशन में। आई वर्क टू इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करना है। पेटीएम मनी का कौन सा फंड बेस्ट है? भाई पेटीएम मनी का कोई फंड नहीं होता, फंड जो भी होता है वो म्यूचुअल फंड का ही होता है। इस तरह से देखिए, प्लीज गिव मी सम सजेशन फॉर HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, वांट इन्वेस्ट सम मनी म्यूचुअल फंड, प्लीज गाइड। माय ऑल SIP monthly volume is around 2 lakhs in various fund and active since last 1 year. Should I continue or stop in crisis time? अभी जब इनको ये नहीं पता है कि जब कब इन्वेस्ट करना चाहिए और कब रिडीम करना चाहिए, तो क्या मतलब है रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करने का, तो फिर विदाउट एडवाइजर इन्वेस्ट करने का। अभी ये देखिए, मैंने ग्रो से 10 के रिडीम किया, लेकिन वो अमाउंट ना ग्रो बैलेंस में आया ना अकाउंट में। ग्रो का कोई डायरेक्ट कस्टमर सपोर्ट भी नहीं है। प्लीज़ हेल्प मी, क्या करना चाहिए? दोस्तों ये ग्रो ऐप से जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए एक कमेंट है और उसके आंसर देखिए कि आपको किस तरह से उसका आंसर मिलता है। तो यहाँ पर ये भाई ने पूछा है, तो उसके बदले में कुछ कमेंट देखिए। 48 घंटे में मिलेगा, मैक्सिमम बाई टुडे, T+3 वर्किंग डेज, विदिन 5 वर्किंग डेज, T+2। मतलब ये सारे जवाबों का कोई भी कनेक्शन ही नहीं है। कोई बोलता है आज ही मिलेगा, कोई बोलता है दो दिन में, कोई बोलता है 5 दिन में, कोई बोलता है T+2। ये सब क्या है? यहाँ पर देखिए, एक बंदे तो घबरा गया, बोल रहा है मैंने भी ग्रो से डायरेक्ट पैसे इन्वेस्ट किया है और ये पोस्ट से डर गया हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों ने एडवाइस दी है कि भाई ओनली सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर आर बेस्ट, जो 24 घंटे 365 दिन आपको हेल्प करेंगे। और भी एक भाई ने बताया है कि ऑलवेज इन्वेस्ट विद एडवाइज़र्स। इस तरह से लोग और भी बहुत सारे एडवाइस मांगते रहते हैं। ये पहले तो पूरा प्रोसेस बताया, लेकिन फिर भी यहाँ पे बताया कि भाई रिडीम करने के बाद पैसा आया ही नहीं है। इंस्टेड ऑफ गोइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्राई एडवाइज़र, विल गाइड बेटर। देखिए मतलब सब लोग एडवाइज़र को ही सजेस्ट करने की एडवाइस दे रहे हैं। ये कमेंट आप खास पढ़ लीजिए। अभी यहाँ पर एक भाई ने सवाल पूछा है कि भाई मुझे SIP चालू करनी है, सही है, टाइम है, और कौन से फंड में चालू करनी चाहिए? तो कुछ लोग जवाब दे रहे भाई FD कर ले, डेट फंड आर नॉट सेफ, बेटर डू FD फॉर एश्योर रिटर्न। अब इनको पता भी होना चाहिए कि FD और इन्फ्लेशन का एक ही होता है रिटर्न, तो उसको मिलेगा क्या? और FD ब्रेक करोगे तो वो भी उसमें से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और साथ में वो तो टैक्सेबल इनकम है। इसी तरह से आई एम अ बिगिनर, वेयर शुड आई इन्वेस्ट माई मनी फॉर 10 years, वन इन्वेस्ट 3 lakhs। अगर जब बिगिनर है तो भैया क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो यहाँ पर आकर? पार्क मनी इन लिक्विड फंड, देखिए कितनी गलत एडवाइस है ये। 10 साल के लिए अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो लिक्विड फंड में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इक्विटी ही सबसे बेस्ट है।
STP वगैरह है, कोई फ़ायदा दिखता नहीं है भाई, मेरे फालतू का टाइम पास लगता है। देखिए इसको भाई को फालतू का टाइम पास लगता है, ये पूरी दुनिया कर रही है लेकिन इसको फालतू का टाइम पास लग रहा है। और ये देखिए भाई अभी घर में ही रख, इन्वेस्ट इन मोतीलाल ओसवाल, प्लीज़ चेक योर इनबॉक्स, दिस इज़ द राइट टाइम, ओपन PPF अकाउंट, better to go with mutual fund, don't play with your equity unless have adequate knowledge, wait and watch, I need one। मतलब कि इस तरीके से अलग अलग प्रकार की बहुत सारी कमेंट्स या तो फिर गलत एडवाइस आपको मिल सकती है। तो उससे बेटर है कि आप किसी अच्छे से एडवाइज़र को पकड़िए, उसी के पास आप एडवाइस लीजिए। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने एडवाइज़र से एडवाइस लेने की सिफारिश की है। दोस्तों इस तरह से लोग फेसबुक पे एडवाइस मांगते हैं। यहाँ पर मैंने जो भी कमेंट ली थी ये सब फेसबुक पे थी, वहाँ से मैंने आपके लिए अलग से दिया है और सिक्योरिटी के लिए नाम और वो सब निकाल दिया है उसमें से। तो लेकिन इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोग एडवाइस मांगते हैं और उसमें से बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की एडवाइस देते भी, और उसमें से कुछ तो बिल्कुल भी इररिलेवेंट और गलत भी होती है, जिसके आपके साथ कुछ भी लेना देना नहीं होता है। तो आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो आपका खुद का है, आपकी खुद की मेहनत का है, आपका रिटायरमेंट के सपोर्ट का है, या तो फिर आपके कोई फाइनेंशियल गोल पूरा करने के लिए, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर, फैमिली, कार, ये सब के लिए आपने पैसा जमा किया है। तो आप कुछ ब्रोकरेज के खर्चे से या तो फिर कमीशन की वजह से आप अपने पैसों पे रिस्क क्यों ले रहे हैं? आपको डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करना है तो कीजिए, बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट प्लान में आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन मैं आपको एडवाइस देता हूं कि आप डायरेक्ट प्लान में भी इन्वेस्ट करें तो भी एडवाइज़र की हेल्प से ही करें। एडवाइज़र ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नॉमिनल फीस ले सकता है, लेकिन बदले में आपको एक अच्छी सी एडवाइस दे सकता है, आपके सारे गोल्स कंप्लीट हो सकते हैं। आपके गोल्स कंप्लीट करने के लिए आपको एडवाइज़र की हेल्प ज़रूरत पड़ेगी अगर आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हैं तो। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सर्विस है डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स के लिए, ये सर्विस मैं भी प्रोवाइड करता हूँ बहुत ही नॉमिनल फीस में। आपको बस इतना करना है कि मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर मेरा कॉन्टैक्ट करना है और बाकी की बात हम वहीं पर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आपने अंत तक वीडियो देखा और समझा, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके क्योंकि एडवाइज़र क्यों ज़रूरी है। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है, या तो फिर आप डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर है और अगर आप रेगुलर प्लान के इन्वेस्टर भी है तो यहाँ पर आप मेरा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।